चलिए, कोई क्वेश्चन डाउट वगैरह है क्या आप लोगों का? ऋचा, कल्पना। आज हम लोग डिफेमेशन करेंगे। डिफेमेशन, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, और भी ट्रेसपास जो है, हाउस ट्रेसपास और चीटिंग, फॉर्जरी, ये सब बचे हुए, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बड़ी बिग टॉपिक है डिफेमेशन, वो हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ तक होता है अभी। संभवी कोई क्वेश्चन डाउट वगैरह? क्या आपने सर ने लग रहा है? ब्लर आ रहा है? हाँ सर, मेरे स्क्रीन पर तो ब्लर आ रहा है, शायद किसी और का ना हो। और लोग बताएं। सर मेरे में क्लियर है। ओके। बाकी लोगों में क्लियर है ना जी, तो हो सकता है आप ही की तरफ से प्रॉब्लम है। सुचेता, सोनाक्षी, बताइए आप लोग ब्लर है या क्लियर है? क्लियर आ रही है सर वीडियो। ओके। आप लोगों को क्लियर है? ऋचा, मुस्कान? ओके, कोई नहीं। चलिए हम लोग डिफेमेशन स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गई आज। क्या सेक्शन था डिफेमेशन का आईपीसी में? आईपीसी में 499। ओके। और बीएनएस में क्या सेक्शन है, कोई बताएगा? बिल्कुल सही कल्पना। क्या है सेक्शन? बहुत बढ़िया, मुस्कान बताइए। 356 बीएनएस। डिफेमेशन, डिफेमेशन बहुत ही आसान टॉपिक है। इसका मतलब आप सभी जानते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी पढ़ी जाती है डिफेमेशन। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी हम डिफेमेशन पढ़ते हैं। एक तरह का सिविल रॉन्ग भी है और क्रिमिनल रॉन्ग भी है। किसी को अपमान करना, किसी की जो रेपुटेशन है उसको हार्म करना, ये सिविल रॉन्ग भी मानी जाती है और क्रिमिनल रॉन्ग भी मानी जाती है। तो अगर गलत तरीके से किसी का रेपुटेशन को अगर हम हार्म पहुंचाते हैं, किसी भी पर्सन के, जरूरी नहीं है इंडिविजुअल पर्सन, किसी एंटिटी के भी, किसी कंपनी के भी, किसी के अगर रेपुटेशन को हम हार्म पहुंचा रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, कोई बात गलत बोल करके, गलत ट्रुथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उसे ही हम डिफेमेशन कहते हैं। मतलब उसके रेपुटेशन को डिफेम किया जा रहा है, रेपुटेशन को हार्म पहुंचाया जा रहा है। तो ये एक तरह का सिविल रॉन्ग भी है, क्रिमिनल रॉन्ग भी है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो होती है उसमें पढ़ी जाती है डिफेमेशन, और हमें बीएनएस में भी डिफेमेशन पढ़ना है। पहले आईपीसी में भी डिफेमेशन था। तो 499 ऑफ आईपीसी या 356 ऑफ बीएनएस ये डिफाइन करता है डिफेमेशन को। डिफेमेशन का जो लॉ है, क्रिमिनल लॉ, उसके कंटेक्स्ट में उसको डिफाइन करता है। हाउएवर डिफेमेशन एक सिविल रॉन्ग भी है। ओके, तो अगर क्वेश्चन रहे कि डिफेमेशन किसी के साथ हुआ है तो वो किस तरह की रिमेडी क्लेम कर सकता है? पहला सिविल रिमेडी, दूसरा क्रिमिनल रिमेडी, तीसरा बोथ, और चौथा कंट्रेक्चुअल रिमेडी। तो क्या होगा आंसर 1 2 3 4 में? बोथ सर। बोथ होगा सर। सी हो जाएगा यानी। ओके ओके, बिल्कुल सही। यहाँ पे सिविल एंड क्रिमिनल रिमेडी क्लेम कर सकता है, सिविल और क्रिमिनल रिमेडी। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है कि हाँ हमें डिफेम करोगे तो हम तुम्हें सू करेंगे। ओके, तो सिविल और क्रिमिनल रिमेडी दोनों क्लेम किया जा सकता है। तो हम अब बीएनएस पढ़ रहे हैं, तो हमें अभी बस किसकी बात करनी है? क्रिमिनल रिमेडी की बात करनी है। कंपनसेशन भी मिल सकते हैं और पनिशमेंट भी दी गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिफेमेशन। तो सबसे पहले डिफेमेशन पढ़ना है, जो डेफिनेशन उसमें है कि डिफेमेशन होता कैसे है, ठीक है, डिफेमेशन करने के तरीके क्या है, किस मीन्स से डिफेम किया जा सकता है, किस मीन्स से। तो सबसे पहले उसका एक मीन्स हो गया स्लैंडर। स्लैंडर, स्लैंडर का क्या मतलब होता है? स्पोकन, बोल करके। किसी को डिफेम किया जा सकता है बोल करके। स्पोकन वर्ड्स हम कह सकते हैं।
मतलब कि अगर बोल करके किसी को डिफेम किया जा रहा है अपने शब्दों से, बाय स्पीकिंग समथिंग, देन इट इज कॉल्ड डिफेमेशन बाय स्लैंडर। मतलब बोल करके किसी को हम डिफेम कर रहे हैं, किसी के बारे में हम बुरा बोल रहे हैं, उसको उसके रेपुटेशन को हार्म कर रहे हैं बाय स्पीकिंग समथिंग। ये है एक तरह का फॉर्म ऑफ, हम बता रहे हैं किस फॉर्म में हम कर सकते हैं, या मीन्स क्या करके हम डिफेम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन तो जरूरी है ना किसी को डिफेम करने के लिए, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल टू डिफेम समवन। और हम बातों को कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इन व्हाट वे वी कैन कम्युनिकेट द डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स। उसी में का पहला हो गया स्लैंडर। वी कैन कम्युनिकेट द डिफेमेटरी वर्ड्स बाय स्लैंडर, यानी बाय स्पीकिंग वर्ड्स। कुछ बोल करके किसी को डिफेम करने को ही हम स्लैंडर कहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा लायबल। इसका क्या मतलब होता है लायबल में, आप सभी जानते होंगे, टॉर्ट्स में सभी ये सब पढ़ा हुआ है, टॉर्ट्स में जिन्होंने भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा होगा। कुछ लिख करके, कुछ लिख करके, रितिका, ओके, कुछ लिख करके किसी को डिफेम करना बाय राइटिंग समथिंग, बाय राइटिंग एनी वर्ड्स, इसे हम कहते हैं लायबल, डिफेमेशन बाय लायबल। जब आप बेयर एक्ट देखेंगे तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हम जो है किसी भी साइन से या विजिबल रिप्रेजेंटेशन से भी किसी को हम डिफेम कर सकते हैं, बाई एनी साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन हम किसी को डिफेम कर सकते हैं। अब क्या क्या इसमें आ सकते हैं, मान लीजिए हम कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई जेस्चर बना रहे हैं, मतलब कोई हाव भाव बना रहे हैं जो डिफेमेटरी नेचर का है, डिफेमेटरी नेचर का है। मुस्कान, किसी को हाव भाव से कुछ बोला जा सकता है कि नहीं, बॉडी लैंग्वेज से कुछ इशारा करके भी कुछ बोला जा सकता है कि नहीं, और बॉडी लैंग्वेज स्पीक समथिंग और नॉट। बिल्कुल, बिना बिना एक्चुअली माउथ से वर्ड्स बोले हुए या बिना लिखे हुए भी हम अपनी बातों को कन्वे कर सकते हैं। अपनी बातों को हम सिंबल से, इसमें सिंबल भी आ जाएगा, हम अपनी बातों को कोई सिंबल बना करके, कोई जेस्चर बना करके, कोई एक्शन करके भी कन्वे कर सकते हैं किसी को। तो ये भी एक मोड है डिफेमेशन का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा हम चीजों को लिख करके या बोल करके ही, हमेशा हम चीजों को लिख करके या बोल करके ही अपनी बातों को कन्वे करें। वी कैन ऑल्सो कन्वे our whatever you want to say, whatever you want to convey, that can be conveyed by mode of actions, gestures or any symbol, symbol बना करके भी हम कन्वे कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया मोड, हो गया मीन्स, हो गया किस तरह से हम किसी को डिफेमेटरी वर्ड्स हम कन्वे कर सकते हैं, डिफेमेटरी वर्ड्स। तो ये पहला हो गया इंपॉर्टेंट चीज, क्या फॉर्म में, किस फॉर्म में या किस मीन से हम अपनी बातों को किसी को कन्वे करेंगे, बोल करके जिसे हम स्लैंडर कहते हैं, लिख करके जिसे हम लायबल कहते हैं, और बाय साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, इससे भी किया जा सकता है। हम सारे जब इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेंगे फिर सेक्शन हम देखेंगे तो उनमें यही सब चीजों की बात की गई है। वी कैन डिफेम समवन बाय स्पीकिंग समथिंग, बाय राइटिंग समथिंग, और बाय मेकिंग एनी साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई चिन्ह बना करके, एक्शन करके, जेस्चर्स बना करके, सिंबल बना करके भी हम अपनी बातों को, डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स को किसी को कन्वे कर सकते हैं। तो मीन्स आप समझ गए। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज आता है, क्या आता है दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, कि हम जो बोलना चाहते हैं, जो कन्वे करना चाहते हैं, वो या तो हम, चलिए आप लोग 1 मिनट वेट कीजिए जरा, मैं मार्कर में, सोनाक्षी पढ़ रही हैं आप? यस सर, यस सर। सर कॉन्स्टिट्यूशन तो फंसा देगा। क्यों फंसा देगा कॉन्स्टिट्यूशन? सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मतलब पूरा ही कवर कर ले जा रहा है ना, एग्जीक्यूटिव का पूरा वो। उसके बाद अगर उसकी पावर पे चले गए तो फिर टोटली सब कुछ ही हो जा रहा है, रिट वगैरह सब आ जा रहा है, इमरजेंसी आ जा रहा है। हाँ, तो सबको तो ऊपर मैं ऊपर सोच, से रिवाइज कर लीजिए। हाँ किया हुआ है मैंने भाई, अगर डीप में नहीं जाएंगे वो तो हो जाएगा, बाकी देखते हैं। क्या था आपका डिसर्टेशन टॉपिक? यही, द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। मुझे लग रहा है कुछ और बोल देना चाहिए था मुझे, बट अब तो टाइम भी नहीं है, काफी कुछ पढ़ भी चुके हैं उसमें, तो फिर मैंने कहा चलो तो यही।
कोई नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भी साथ में ऊपर ऊपर से सभी देखते हैं, बहुत डीप में जाकर कोई नहीं पूछेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि सर कोई ऊपर ऐसे से तो कोई। ऊपर ऊपर से तो मैक्सिमम चीजें पता ही हैं, बट देखते हैं क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ओके, क्या मुस्कान, आपने क्या बोला? एक सेकंड, थोड़ा जोर से आप बोलिए, थोड़ा जोर से। तो अभी वो बताएं कहाँ है? मैंने अभी इम्प्लीकेशन मैंने अभी बताया ही कहाँ है? वो सब अभी डिस्कस होगी ना। अभी तो मैंने बस एक एक पॉइंट बताया हुआ है। ठीक है मुस्कान? और डीके दुबे क्लास नहीं आए हुए हैं? डीके दुबे प्रीति पांडे सर आपने एडमिशन लिया हुआ है एलएलएम में? सर अभी नहीं लिए। ओ, आपको कुछ वो पूछना था क्या, वो साइबर अगर लॉ के बारे में कभी कुछ? हाँ सर, वो मैंने आपको भेजा तो था शायद, कृपा सर ने बताया था ना आपको। हाँ हाँ, उसने ही मुझे बोला था कि कुछ आपको पूछना है, बट फिर उस दिन क्लास में मैंने आपको बोला, फिर आपने कुछ बोला नहीं था। सर वो क्लास में मैं वो थोड़ा कोई बात ज्वाइन नहीं, कर तो फिर आप नहीं आ बाद में थी। भी मैसेज या कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग दूसरा पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है कि कुछ पहले तो हो गया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम बातों को कन्वे करेंगे, कैसे हम बातों को कन्वे करेंगे। तो कैसे करेंगे? बोल करके, लिख करके, या साइन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हम अपनी बातों को कन्वे कर सकते हैं। फिर ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि चीजों को जो जिस चीज को हम डिफेमेटरी चीज है, बातें हैं, उसको या तो मेक किया जाए या पब्लिश किया जाए। ये सारे टर्म्स हमारे बेयर एक्ट में मिलेंगे, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सारे टर्म्स समझने के बाद हम लोग जब बेयर एक्ट के वर्ड्स पढ़ेंगे, तब क्लियर होगा कि सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्यों हैं। लिखा हुआ है कुछ भी चीज या तो मेक किया जाएगा या पब्लिश किया जाएगा। मेकिंग और पब्लिशिंग इज एसेंशियल फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग डिफेमेशन। या तो पब्लिश करना है या मेक करना है। इसका मतलब कि हम कुछ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो उसे कहेंगे कि आई एम मेकिंग सम स्टेटमेंट, कन्वे कर रहे हैं। मान लीजिए जो भी कोई कन्वे करता है, लिखता है या बोलता है, यानी दैट पर्सन इज मेकिंग सम स्टेटमेंट। या पब्लिश करना भी लिखा हुआ है, पब्लिश। जरूरी नहीं है कि खुद से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। अगर किसी का लिखा हुआ हम पब्लिश कर रहे हैं, जानबूझ करके हम सर्कुलेट कर रहे हैं, मुझे पता है कि डिफेमेटरी मैटर है, हम उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, भले ही मैंने नहीं लिखा हुआ है, उसे लिखा किसी पर्सन ने, दिया मुझे कि मैं सर्कुलेट करूं सबके पास, मैं जानते हुए कि उसमें क्या है, आई एम सर्कुलेटिंग दैट डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स को, डिफेमेटरी मटेरियल्स को अगर मैं जानबूझकर सर्कुलेट कर रहा हूं लोगों में, ये भी डिफेमेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दो टर्म का यूज किया हुआ है। whoever is saying anything, writing anything, conveying anything is said that कि वो मेक कर रहा है उस स्टेटमेंट को, बोल रहा है बस उसी स्टेटमेंट को। एंड हो सकता है वो इसको स्प्रेड कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, इसे भी कहेंगे। किसी से शेयर करना, पब्लिश करना, सर्कुलेट करना, ये सभी डिफेमेशन में आ जाती है। ठीक है, तो मेकिंग और पब्लिशिंग यानी कुछ बोलना, लिखना, कन्वे करना इज मेकिंग, कुछ स्प्रेड करना, शेयर करना, सर्कुलेट करना इज पब्लिशिंग। तो दोनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है, दोनों ही डायरेक्टली हुए हैं, कि चाहे वो मेक कर रहा हो या पब्लिश कर रहा हो डिफेमेटरी चीज को, तो हम कहेंगे वो डिफेमेशन किया हुआ है। तो ये दूसरा टर्म था, मेकिंग और पब्लिशिंग। फिर अभी थोड़ी देर पहले मुस्कान ने पूछा था इम्प्यूटेशन क्या होता है, इम्प्यूटेशन। ओके, तो तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म हो गया इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन। इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन। नेहा गुप्ता, बार बार आप लोग का लीव हो जा रहा है क्या? क्योंकि जो लोग ज्वाइन है फिर उन्हीं का ज्वाइन करने को पूछ रहा है। Am I audible and visible clearly? आप लोग बताइए, ऐसी अग्रवाल, सुचेता।
सर वीडियो वैसे विजिबल है बट बीच बीच में काफी ब्लर हो रही है। सब ब्लर हो जा रही है बार बार, बहुत ज्यादा कुछ दिख ही नहीं रहा है क्या लिख रहे हैं सर आप बोर्ड पर। ओके ओके, कोई नहीं, आज हम लोग बहुत जल्दी क्लास ओवर कर देंगे। हम लोग एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शन सब बाद में हम लोग कवर किया जाएगा। आज नेटवर्क किसी सच में लग रहा है ज्यादा हो रहा है, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं अगर सही से रिकॉर्ड भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं और जब ब्लर हो रही है। बट हम लोग स्टार्ट किए तो डिफिनीशन तो डिस्कस कर ही ले, भले ही हम लोग बाद में रिपीट भी कर लेंगे। कई, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसके एक्सप्लेनेशंस पढ़ने और बहुत 10 एक्सेप्शंस पढ़ने हैं डिटेल में सब कुछ, फिर केस लॉज पढ़ने हैं। चलिए, अगला हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन। इसका क्या मतलब होता है? इम्प्यूटेशन का मतलब, ये बहुत जरूरी है कि जो डिफेमेटरी वर्ड है, डिफेमेटरी वर्ड होते ही क्या है? किसी के रिगार्डिंग कोई एलिगेशन लगाना या कोई ऐसी बात कहना जो उसको डैमेज पहुंचा रहा है। मतलब कि ये कोई ना कोई एलिगेशन होना चाहिए या समथिंग which damage, which causes damage, ठीक है। इम्प्यूटेशन उसी को कहते हैं, इम्प्यूट करना यानी कि कुछ एलिज करना, कुछ आरोप लगाना, कुछ एक्यूज करना, ठीक है। एक्यूज भी आप लिख सकते हैं, कुछ एक्यूजेशन लगाना, कुछ एक्यूजेशन। तो जरूरी है कि किसी ना किसी के बारे में कोई हम आरोप लगा रहे हैं, कुछ एक्यूज कर रहे हैं, एलिज कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे उसको डैमेज हो सकती है, उसको डैमेज, रेपुटेशनल डैमेज की बात हो रही है, उसके रेपुटेशन को कुछ डैमेज होनी चाहिए। तो इम्प्यूटेशन वर्ड्स मींस एलिगेशन, एक्यूजेशन और समथिंग व्हिच कॉजेस डैमेज। कुछ भी जिससे किसी को रेपुटेशन को हानि हो, उसी को हम कहते हैं कि हम उसको इम्प्यूट कर रहे हैं, यानी इम्प्यूटेशन किया जा रहा है। कंसर्निंग एनी पर्सन का मतलब सिंपल है, किसी पर्सन के बारे में, यानी कि हम खुद के बारे में नहीं, किसी भी दूसरे पर्सन के बारे में हम इम्प्यूटेशन कर रहे हैं। इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन का मतलब एनी अदर पर्सन, किसी के बारे में हम इम्प्यूट कर रहे हैं, इम्प्यूटेशन कर रहे हैं, मतलब एक्यूजेशन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी झूठा, कुछ भी गलत आरोप लगा रहे हैं जिससे उसको रेपुटेशन को हार्म पहुंचे, उसी को कहते हैं इम्प्यूटेशन करना। मुस्कान, इम्प्यूटेशन का मतलब समझ में आया? एलिगेशन, एक्यूजेशन। किसी को भी इंग्लिश वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो पूछ लीजिएगा। अब जैसे एक्यूजेशन का क्या मतलब हुआ? आरोप लगाना हुआ। एलिगेशन का भी वही सिनोनिमस टर्म्स है। समथिंग व्हिच कॉजेस डैमेज, कुछ ऐसा चीज जो किसी को क्षति पहुंचाए। क्षति का मतलब फिजिकल क्षति, प्रॉपर्टी की क्षति की बात नहीं हो रही है, रेपुटेशनल क्षति की बात हो रही है। मतलब समाज में जो उसका रेपुटेशन है, जो उसकी वैल्यू है, उसको हानि पहुंचाई जा रही है। लोग जो उसके बारे में सोचते हैं उसको हम इफेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है किसी के बारे में अच्छा सोची जाती है कि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, कोई डॉक्टर है बहुत ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन हम उसके रिगार्डिंग इम्प्यूटेशन फैला दे रहे हैं कि वो जो है क्या करता है, वो ह्यूमन पार्ट्स का ट्रैफिकिंग करता है। अब मान लीजिए ये एलिगेशन लगाने के पीछे मेरे पास कोई वैलिड सबूत नहीं है, अगर वो सच है तब तो डिफेमेशन हुआ ही नहीं। अभी हम पढ़ेंगे आगे, जब आगे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शंस है जो कि बताएंगे कि कब डिफेमेशन होगा कब नहीं होगा, जिसमें एक ये भी है कि कोई अगर बात सच बोली जाए तो वो डिफेमेशन नहीं होती है। बिल्कुल, ये सारी बातें आगे लिखी हुई हैं प्रोविजंस में, हम लोग धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे। कीर्ति मिश्रा, वो बात झूठ होनी चाहिए। इट इज नेसेसरी दैट द इम्प्यूटेशन इज फॉल्स। अगर जो इम्प्यूटेशन की बात मैं कर रहा हूँ, जो एलिगेशन एक्यूजेशन की बात कर रहा हूँ, अगर वो सच निकला, दैट वुड नॉट कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। ये जरूरी है कि बात झूठ होनी चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो अगर डॉक्टर के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि वो ह्यूमन पार्ट्स की ट्रैफिकिंग करता है, तो इसके लिए अगर मेरे पास एनफ एविडेंसेस है, बहुत सारे सबूत है जिससे मैं प्रूफ करूं कि सच में वो करता है ऐसा, देन इट इज नॉट डिफेमेशन, डिफेमेशन नहीं होगा। लेकिन मैं बेसलेसली एक स्टेटमेंट दे दिया, कोई ग्राउंड नहीं है, विदाउट एनी रेलिवेंट ग्राउंड मैंने स्टेटमेंट पास कर दिया कि वो पर्सन, वो जो डॉक्टर है बहुत रेपुटेड, वो क्या करता है, ह्यूमन पार्ट्स की ट्रैफिकिंग करता है। तो ये जो होगा डिफेमेटरी स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट बोली, इससे क्या होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी हार्म हो रही है कि नहीं उस डॉक्टर की। एक डॉक्टर जो बहुत रेपुटेड है, उसके बारे में मैंने समाज में ऐसी बातें फैला दी, उसकी रेपुटेशन को हार्म हुआ। तो ये जो मैंने इम्प्यूटेशन किया, इम्प्यूटेशन मतलब आरोप, जो मैंने आरोप लगाया ह्यूमन पार्ट्स की ट्रैफिकिंग करता है, ये इम्प्यूटेशन हुआ, ठीक है मुस्कान। और ये जो इम्प्यूटेशन है उसके रेपुटेशन को हार्म कर रहा है, लोग जो होगा उसको क्रेडिबल नहीं समझेंगे।
लोगों की नजर में कई लोग मान लेंगे कि हाँ ये सच है, तो उसके पास इलाज नहीं होगी, उसको मॉनेटरी लॉस होगा, उसको रेपुटेशनल लॉस तो होगा ही होगा। तो इसीलिए जो होता है इम्प्यूटेशन जो होता है वो कंसर्निंग एनी पर्सन होता है, किसी पर्सन के रिगार्डिंग होता है जिसको हार्म पहुंचेगी, रेपुटेशनल हार्म पहुंचेगी। ओके, सबको समझ में आया इम्प्यूटेशन का मतलब? इम्प्यूटेशन का मतलब सबको समझ में आया? हम सब कीजिए। कुछ भी किसी को जो डैमेज करे, कोई एक्यूजेशन, कोई भी एलिगेशन, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूटेशन। कंसर्निंग एनी पर्सन समझ गया, किसी के बारे में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पता ही नहीं चले। एक और इम्पोर्टेंट बात, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं चल रहा ये स्टेटमेंट किसको रिफर कर रहा है और हम जाके एलिगेशन लगाए कि नहीं मैं डिफेम हो गया उससे। ये पता चलनी चाहिए कि वो इम्प्यूटेशन किसके रिगार्डिंग है। कंसर्निंग एनी पर्सन का आप समझ सकते हैं, कंसर्निंग एनी स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन का मतलब एक ही नहीं हो गया, कोई एंटिटी भी हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। अब जैसे मैं बता दूं कि कोई क्लास है, ग्रुप ऑफ क्लास है जो पढ़ते हैं बच्चे, हम बता दें कि वो उस क्लास के बच्चे जो है वो ड्रग्स के ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, ड्रग ट्रैफिकिंग में। तो मैं किसी पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उस अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों को मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ, उनके रिगार्डिंग मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ कि वो लोग ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी डिफेमेटरी हो गया। यहाँ पे मैं किसी इंडिविजुअल पर्सन को नहीं एलिज किया, मैं पूरा का पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल को एलिज कर दिया। तो कंसर्निंग एनी पर्सन इन्वॉल्व अ सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई एंटिटी भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे कोई कंपनी एसोसिएशन, ये सारी चीज एक्सप्लेनेशन में आगे और एक्सेप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि किसके किसके बारे में वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है ये पता चले कि इस ग्रुप के बारे में है। या अगर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक स्टेटमेंट है कि वो लोग जो है ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, वो लोग ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, अब वो लोग कौन लोग हमें बता ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट दिया वो लोग ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, तो क्या कोई केस फाइल कर सकता है डिफेमेशन का मेरे अगेंस्ट? नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि my imputation does not concern any specific person or any specific group of person। ठीक है, मेरा जो एलिगेशन है, इम्प्यूटेशन है, वो किसी एक पर्सन को या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिफर नहीं कर रहा है। कोई पर्सन अपने पे ले लेगा तो वो कहा जा सकता है जबरदस्ती कुछ तो ले लिया, क्योंकि मैंने किसी को रिफर ही नहीं किया। क्या लिखा है धीरज? नो सर, नो आइडेंटिटी। बिल्कुल धीरज, क्योंकि ये एक ओपन स्टेटमेंट था, कोई मैंने किसी को रिफर नहीं किया, चाहे वो कोई एक पर्सन हो, चाहे ग्रुप ऑफ पर्सन हो, चाहे कोई कंपनी हो, एसोसिएशन हो, किसी को मैंने नहीं रिफर किया। इसलिए ये जरूरी है कि इम्प्यूटेशन मस्ट कंसर्न एनी स्पेसिफिक पर्सन और एनी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन, एनी स्पेसिफिक कंपनी, एनी स्पेसिफिक क्लास, एनी स्पेसिफिक कोई भी एंटिटी। ओके, समझ में आया आप लोग को? इम्प्यूटेशन भी और कंसर्निंग एनी पर्सन भी हम सब कीजिए अगर समझ में आए वाला पॉइंट। इति पांडे, रोहित मिश्रा, ऐसे आप लोग को समझ में आया? सुचेता? ओके ओके, चलिए दूसरा तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया अगर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इट वाज रिगार्डिंग इम्प्यूटेशन व्हिच मींस एक्यूजेशन, एलिगेशन एंड कंसर्निंग एनी पर्सन, जिसका मतलब एनी स्पेसिफिक पर्सन, एनी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन, ये पता चलनी चाहिए इट इज रिगार्डिंग whom, किसको मैं इंप्यूट कर रहा हूं। ओके, चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें निकल के कि यहाँ पे इंटेंशन होना चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए। अब इसका क्या रेलिवेंस है? इंटेंशन और नॉलेज का क्या रेलिवेंस है? इंटेंशन या नॉलेज किस चीज के लिए? हार्म करने का, मतलब रेपुटेशनल हार्म मैं कर रहा हूं, इसका नॉलेज या इंटेंशन होना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं। इंटेंशन और नॉलेज टू हार्म मतलब किसी को क्षति पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचाने का आइदर इंटेंशन होना चाहिए या नॉलेज। इसका मतलब मेरा जो स्टेटमेंट है वो मैंने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो होना ही चाहिए किस चीज के लिए? कि टू इंटेंड टू हार्म रेपुटेशन, मतलब मेरा इंटेंशन ही था हार्म करने का। मीन्स या पहले से मेरे पास मौजूद था कि मैंने विथ इंटेंशन टू हार्म समबडी, विथ इंटेंशन टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ समवन, आई हैव मेड दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट।
मैंने स्टेटमेंट बोला है इसलिए ताकि उसको मैं क्षति पहुंचाऊं, उसको रेपुटेशनल हार्म पहुंचाऊं। तो ये जरूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, डिफेमेशन हो जाएगा। लेकिन बिना इंटेंशन के भी हो सकता है, बिना इंटेंशन के हो सकता है कैसे, नॉलेज से। अगर मैं इंटेंशन नहीं रखूं लेकिन मुझे जानकारी है कि ये जो चीज है, ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, पब्लिश कर रहा हूँ, सर्कुलेट कर रहा हूँ, ये डिफेमेटरी नेचर का है और इससे किसी के हार्म पहुंचेगी, क्षति पहुंचेगी। ओके, मान लीजिए कोई पर्सन जो है कुछ बोल दिया डिफेमेटरी, मैंने नहीं बोला, मेरे दोस्त ने बोल दिया डिफेमेटरी स्टेटमेंट, उसको उसका इंटेंशन था हार्म करने का। अब मेरा इंटेंशन नहीं है हार्म करने का, वो बोला, मुझे दोस्त है मेरा वो, तो मुझे बोला कि तुम भी इसको सर्कुलेट कर दो हर जगह, ये जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट मैंने बोला हुआ है इसको हर जगह सर्कुलेट कर दो। अब मैंने दोस्ती निभाने में उसको हर जगह सर्कुलेट किया, मुझे पता है कि स्टेटमेंट डिफेमेटरी है, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसको हार्म करने का, उससे दुश्मनी तो मेरे दोस्त को है, ठीक है। दोस्त का इंटेंशन था रेपुटेशनल हार्म पहुंचाने का विक्टिम को, मेरा नहीं था, बट मैंने दोस्ती निभाने में इसको सर्कुलेट किया खूब सारा, ये जानते हुए भी कि ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट है। तो यहाँ मैं भी गिल्टी हो जाऊंगा डिफेमेशन का क्राइम के लिए, क्योंकि भले ही मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन आई हैड नॉलेज दैट दिस पार्टिकुलर सर्कुलेशन जिस मटेरियल का हो रहा है वो डिफेमेटरी नेचर का है, वो किसी को रेपुटेशनल हार्म पहुंचाएगा। तो आइदर नॉलेज या एक और टर्म होती है रीजन टू बिलीव, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, रीजन टू बिलीव डेफिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। रीजन टू बिलीव का क्या मतलब होता है, कोई एक वैलिड ग्राउंड होनी चाहिए कुछ बिलीव करने के लिए, कोई एक वैलिड यानी रीजनेबल ग्राउंड है कुछ मानने के लिए, उसी को कहा जाता है रीजन टू बिलीव। हमारे पास सम रीजनेबल बेसिस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी पता नहीं हो, कोई तो कोई ग्राउंड होनी चाहिए मानने के लिए। जैसे कि कोई पढ़ा लिखा इंसान है या कोई पढ़ा हुआ है कि क्या मैं सर्कुलेट कर रहा हूँ, तो वो समझ सकता है कि डिफेमेटरी नेचर का है, किसी के बारे में है जो उसको इंक्लूड कर रहा है, लिस्ट किया जा रहा है उसके बारे में। तो रीजन टू बिलीव या नॉलेज मतलब कि जो सर्कुलेट कर रहा है आइदर उसको नॉलेज है या उसके पास रीजन है ये बिलीव करने के लिए कि मैं जो सर्कुलेट कर रहा हूँ वो डिफेमेटरी नेचर का है, तो भी वो डिफेमेशन के लिए लायबल हो जाएगा। और इंटेंशन तो है ही, तो दो टर्म लिखा हुआ है इंटेंशन और नॉलेज। पहला इंटेंशन सबको पता है, ये स्ट्रॉन्ग मेंसरिया को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग मेंसरिया को दिखाता है कि कोई जो है इंप्यूटेशन कर ही रहा है विथ इंटेंट टू हार्म समवन्स रेपुटेशन, तो ये स्ट्रॉन्ग मेंसरिया को दिखाता है, ये डिफेमेशन के लिए लायबल तो होगा ही। लेकिन किसी के पास इंटेंशन ना भी हो, अगर उसका नॉलेज है कि ये डिफेमेटरी मटेरियल है या रीजन टू बिलीव है कि ये डिफेमेटरी मटेरियल है, ये किसी को हार्म पहुंचाएगा, फिर भी वो उसको बोल रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, व्हाटएवर कर रहा है, तो वो भी लायबल हो जाएगा डिफेमेशन के लिए। ये दोनों टर्म आपको समझ में आया, इंटेंशन एंड नॉलेज टू हार्म, किसी को क्षति पहुंचाने की आइदर आपके पास इंटेंशन हो देन देयर विल अराइज क्रिमिनल लायबिलिटी, या आपके पास इंटेंशन ना भी हो लेकिन नॉलेज हो, जानकारी हो कि ये जो है हार्मफुल है, तो भी आपको आपकी लायबिलिटी बनेगी। मुस्कान समझ में आया? नॉलेज वाला एक्सप्लेन कीजिए, नॉलेज से कैसे हो जाएगा? ओके ओके मतलब जानकारी बस है कि ये डिफेमेटरी मटेरियल है, फिर भी मैं उसको सर्कुलेट कर रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो भी वो डिफेमेशन कंस्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो इसलिए नॉलेज टर्म का यूज किया जाता है, नॉलेज हो या आपको आपके पास बेसिस हो ये बिलीव करने के लिए, यदि आपके पास रीजनेबल ग्राउंड हो ये बिलीव करने के लिए कि मैं जो कर रहा हूँ उससे किसी के रेपुटेशन को हार्म पहुंचेगी, तो भी आपकी लायबिलिटी बनेगी। संभवी समझ में आया? संभवी, आइए ओके आइए बेयर एक्ट खोलिए, अब हम लोग सेक्शन पढ़ते हैं कि सेक्शन में कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो समझ में आया, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। 356 खोलिए, सेक्शन 356, या अगर आईपीसी लिए हुए हैं तो 499 खोलिए, खोलिए आपने बेयर एक्ट। ओके ओके देखिए 356 में क्या लिखा हुआ है, whoever कोई भी बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रेड
और बाय साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन। ये दिया हुआ है मीन्स किस किस तरह से हम डिफेमेटरी वर्ड्स को फैला सकते हैं, चाहे वो बोल करके, चाहे लिख करके, जिसको पढ़ा जा सकता है, और बाय साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन। ये सारे टर्म हम समझ चुके हैं, चाहे वो स्लैंडर हो, लायबल हो, या साइन या विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, किसी भी वे में। मेक्स और पब्लिश, ये भी मैं बताया था, मेक करे या पब्लिश करे, यानी पब्लिश कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, उसको फैला रहा है, स्प्रेड कर रहा है, या बोल रहा है, लिख रहा है, उसको कहेंगे whoever is making something। ओके, एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन। इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन को हम समझ चुके हैं, किसी के रिगार्डिंग कोई एलिगेशन, कोई एक्यूजेशन जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेट कर रहा हो, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेट कर रहा हो। इंटेंडिंग टू हार्म समझते हैं कि इंटेंशन होनी चाहिए हार्म पहुंचाने की, यही है इंटेंडिंग टू हार्म। इंटेंशन टू कॉज हार्म इज इंटेंडिंग टू हार्म। उसके बाद है और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव। नॉलेज होना चाहिए, नोइंग का मतलब नॉलेज, और रीजन टू बिलीव, या तो आपको नॉलेज है या आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के लिए कि इससे किसी को हार्म पहुंचेगी। और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच इम्प्यूटेशन, जो मैं इम्प्यूटेशन कर रहा हूं, जो मैं एक्यूजेशन कर रहा हूं, एलिगेशन लगा रहा हूं, उससे क्या होगा, विल हार्म, उससे किसी को क्षति पहुंचेगी। द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन, उस पर्सन के रेपुटेशन को क्षति पहुंचेगी। इज सेड except in the cases hereinafter accepted to defame that person, is said to defame that person, मतलब कहा जाएगा कि उस पर्सन को डिफेम कर दिया है। इट इज सेड दैट कि डिफेमेशन कॉज किया गया है उस पर्सन द्वारा। और एक्सेप्ट इन द केसेस का मतलब क्या हुआ, आगे हमें 10 एक्सेप्शन पढ़ने हैं, इसी के बारे में लिखा हुआ है कि आगे 10 एक्सेप्शन पढ़ने हैं, उसमें अगर फॉल कर गया तो डिफेमेशन नहीं होगा, लेकिन 10 एक्सेप्शन में अगर किसी में फॉल नहीं किया तो ये चीजें जो हम अभी डिस्कस किए हैं, ये सारे एसेंशियल्स, वो क्या कंस्टिट्यूट कर देती है, क्राइम ऑफ डिफेमेशन कंस्टिट्यूट कर देती है, अगर 10 एक्सेप्शन में फॉल नहीं किया तो। इसलिए लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, मतलब अभी से आगे जो इसी सेक्शन में अभी से आगे जिसको एक्सेप्ट कर दिया गया है, जो एक्सेप्शन दिए गए हैं उसको छोड़ दिया जाए, तो ये जो बातें हैं वो ये बताती हैं कि डिफेमेशन कॉज किया गया है। ओके, समझ में आई सबको ये डेफिनेशन? इसका कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको ना समझ में आया हो, एनी पार्टिकुलर वर्ड जो ऐसा लग रहा है नया हो, ना समझ में आया हो? सुचेता, अब आप लोग बताइए कि नेटवर्क कैसा चल रहा है, अगर चल रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। वीडियो कैसी है वीडियो? सुचेता, सोनाक्षी, नेहा, प्रीति, आप लोग सभी लोग बताइए, ये बोर्ड वगैरह सही से दिख रहा है क्या? सर मुझे तो स्टार्टिंग से ही सही दिख रही है। सर सही है। ओके, नेहा गुप्ता, आपको सही दिख रही है कि नहीं? हाँ सर, जब दोबारा ज्वाइन किया उसके बाद से सही दिख रही है। ओके ओके, ठीक है, चलिए तो थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने हैं अभी। 4 एक्सप्लेनेशन, उसके बाद 10 एक्सेप्शन पढ़ने हैं, 4 एक्सप्लेनेशन एंड 10 एक्सेप्शन, तो बहुत लॉन्ग है ये डिफरेंस। चलिए अब पहले देखिए एक्सप्लेनेशन 1, देखिए एक्सप्लेनेशन 1। मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑन किया हुआ था ना स्टार्टिंग में। आइए हम एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 1, 4 एक्सप्लेनेशन, उसके बाद 10 एक्सेप्शन पढ़ने, 10 एक्सेप्शन। तो पहला एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन, इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू ए डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड पर्सन का मतलब मरा हुआ कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो मर चुका है, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसे डिसीज्ड पर्सन कहते हैं। if the imputation would harm the reputation of that person if living and is intended to be hurtful to the feelings of his family or other near relatives। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो बात कर रहा है किसके, डिफेमेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन का। कोई मर चुका है फिर भी उसका डिफेमेशन हो सकता है। डिफेमेशन ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन की बात कर रहा है एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1, मरे हुए पर्सन का, व्यक्ति का
डिफेमेशन की बात की जा रही है एक्सप्लेनेशन 1 में। किसी कुछ खास, ये हमेशा नहीं हो सकता है, अंडर सम होती है, अंडर सर्टेन कंडीशंस। अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ खास कंडीशंस में एक आवाज खराब हो रही है, या बाकी लोगों को भी खराब हो रही है क्या? कल्पना, ऋचा, मुस्कान, बताइए आप लोग। ओके ओके, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किसी डिसीज पर्सन का भी इम्प्यूटेशन हो सकता है, उसका डिफेमेशन हो सकता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, अंडर सर्टेन कंडीशंस। कुछ ऐसे कंडीशंस है जो अगर मौजूद रहे तो हम एक डिसीज पर्सन का भी डिफेमेशन हो सकता है, ठीक है। तो पहला हो गया इम्प्यूटेशन और रिगार्डिंग डिसीज। इसका हो गया, यानी हम पढ़ चुके हैं इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है? तो इम्प्यूटेशन रिगार्डिंग डिसीज, अगर किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में कोई एलिगेशन या एक्यूजेशन लगाई गई है, किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में, कोई डेड पर्सन है उसके बारे में कोई चीज एलिज किया जाए, उस पर कोई आरोप लगाया जाए जो उसके रेपुटेशन को हार्म पहुंचाए, तो इसी को कहेंगे इम्प्यूटेशन रिगार्डिंग डिसीज। किसी डिसीज पर्सन के रिगार्डिंग हम इंप्यूट कर रहे हैं। इंप्यूट का मतलब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक्यूज कर रहे हैं, एलिज कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट कहने की बात कर रहा है एक्सप्लेनेशन 1 कि अगर वो जिंदा रहता, वो पर्सन मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो जिंदा रहता तो उसके रेपुटेशन को हार्म पहुंचती, ठीक है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो उसको हार्म पहुंचाती है अगर वो पर्सन जिंदा रहता। तो मान लीजिए जज जो है होते हैं, कोई हाईकोर्ट का जज है जो मान लीजिए उनका डेथ हो गया, रिटायर्ड हो चुके थे, बाद में उनका डेथ हो गया। अब डेथ होने के बाद कोई स्टेटमेंट देता है कि वो जो जज थे हाईकोर्ट वाले जो मर चुके हैं, वो बहुत ब्राइब लिया करते थे, अपनी जजमेंट जो है वो ब्राइब लेकर के दिया करते थे। ओके, तो ये ऐसी स्टेटमेंट है, अगर वो जज जिंदा रहते तो उनके रेपुटेशन को हार्म पहुंचाती कि नहीं पहुंचाती? कीर्ति मिश्रा, अगर जज जिंदा रहते तो उनके रेपुटेशन को हार्म पहुंचाती कि वो घूस लेते हैं? ओके, बिल्कुल पहुंचाती, चाहे वो रिटायर्ड जज ही क्यों ना है। कोई रिटायर्ड हो चुका है, उसके बाद अपने कार्यकाल में बहुत घूस लिए करते थे हमेशा, तो उनके रेपुटेशन को हार्म पहुंचती। वो डिफेमेशन का केस भी कर सकते थे कि बिना कोई, जाहिर सी बात है सब में झूठ होने की, झूठ जो है वो नेसेसिटी है, क्योंकि आगे हम एक्सेप्शन में पहला ही पढ़ेंगे कि जो ट्रुथ होता है दैट इज एन एक्सेप्शन टू द डिफेमेशन। अगर बात सच है तो वो डिफेमेटरी नहीं हो सकती है। अगर जो बोलने वाला पर्सन है वो प्रूफ कर दे कि जो मैंने बोला हुआ है वो सत्य है, सत्य वचन है, देन इट डज नॉट कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। तो जितना भी मैं एग्जांपल दूंगा उसमें यही मान के चलिएगा जो एलिगेशन लगाई जा रही है वो गलत एलिगेशन है, उसको सपोर्ट करने के लिए कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है। ओके, तो यहाँ भी जो मैं बोला हूँ कि जज के बारे में बातें बोली गई हैं वो विश्लेषणी बोली गई है, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट, अगर वो जज जिंदा होते तो उनके रेपुटेशन को हार्म पहुंचाता। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बात ये लिखी हुई है इस एक्सप्रेशन में कि ये हार्म पहुंचाता अगर वो एलाइव होते, तो अगर वो जीवित होते तो उनको हार्म पहुंचाता। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी गई है कि ये जो स्टेटमेंट बोली जा रही है डिफेमेटरी, वो किस इंटेंशन के साथ बोली जा रही है? इंटेंशन के साथ बोली जा रही है कि हम उस जज के जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो उनके नियर रिलेटिव्स हैं उनको भी हम क्षति पहुंचाएं, ठीक है। जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो रिलेटिव्स हैं उस जज के, उनको रेपुटेशनल हार्म पहुंचाया जाए, उन लोगों के फीलिंग्स को हर्ट किया जाए। अगर ऐसे सिनेरियो होते हैं तो माना जाएगा उस डिसीज पर्सन का डिफेमेशन कॉज हुआ है। ओके, क्योंकि जो पर्सन होता है, कोई भी पर्सन है, वो एसोसिएट होता है लोगों से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने रिलेटिव से एसोसिएट होता है। तो ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के बारे में बोला गया है लेकिन उसका कंसिक्वेंसेस फैमिली मेंबर पे भी है। किसी जज के बारे में, कोई डॉक्टर के बारे में बोल दिया जाए कि वो बॉडी का ट्रैफिकिंग करता है, तो क्या उसके फैमिली मेंबर से इसका इफेक्ट नहीं होगा? होता है ना, उसके फैमिली मेंबर्स को होगी, उन लोगों के भी रेपुटेशन को हार्म हो रही है, क्योंकि कहा जाएगा कि हाँ इन्हीं का बेटा था जो बॉडी का ह्यूमन पार्ट ट्रैफिकिंग करता है, इनके हस्बैंड है, इनकी वाइफ है जो ऐसा करती है, या इनके फादर मदर है।
तो किसी पर्सन का जो रेपुटेशन होता है वो एसोसिएट करता है उसके फैमिली मेंबर से भी, उसके रिलेटिव से भी। तो ये अगर हम इसको अब पढ़े अब इस एक्सप्लेनेशन को, तो ये कहता है, अब आइए फिर से हम लोग पढ़ते हैं इस एक्सप्लेनेशन को। कह रहा है कि इट अमाउंट्स टू डिफर्मेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग। इम्प्यूट का मतलब एलिगेशन लगा रहे हैं कुछ भी, किसके रिगार्डिंग, टू ए डिसीज पर्सन, यानी कोई मरे हुए व्यक्ति पे हम कोई आरोप लगा रहे हैं तो भी वो डिफर्मेशन कहलाएगी, वो डिफर्मेशन कहलाएगी। कब, इफ द इम्प्यूटेशन, अगर वो जो एलिगेशन है would have harmed the reputation of that person if living, अगर वो जीवित रहते तो उनको हार्म पहुंचाता। जैसे मैंने बोला जज जिंदा होते तो उनको हार्म पहुंचता उसका रेपुटेशन, भले ही मरने के बाद बोली गई है, लेकिन वो जिंदा होते तो इससे उनको क्षति पहुंचती, उनके रेपुटेशन को हार्म पहुंचती। if imputation would harm the reputation of that person if living and is intended to, और किस इंटेंशन के साथ वो बोली जा रही है डिफेमेटरी वर्ड्स, to be harmful to the hurtful to the feelings of his family or other near relatives। वो जो स्टेटमेंट है डिफेमेटरी वो किसको हर्टफुल है, वो उसके नियर रिलेटिव्स को या उसके फैमिली मेंबर्स को हर्टफुल है, उनको क्षति पहुंचा रही है। देन अगर ये चीजें पूरी हो रही है तो डिसीज पर्सन का भी डिफेमेशन कॉज हो सकता है। जो उनके रिलेटिव्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं वो केस फाइल कर सकते हैं कि इनको हमें हमारे ये जो पर्टिकुलर डिसीज पर्सन है उनका डिफेमेशन कॉज हुआ है, हमें रेमेडी प्रोवाइड की जाए। आप 5-10 लोगों के सामने वो बात आनी चाहिए, इतने लोग जाने तभी डिफेमेशन हो रहा है। पहले सबसे पहले कीर्ति मिश्रा ने लिखा है 5-10 लोगों के पास, 5-10 भी नहीं, एक भी एक्स्ट्रा पर्सन जान जाए तो डिफेमेशन कॉज हो जाती है, ठीक है, एक भी एक्स्ट्रा पर्सन। ये सभी हम लोग बात डिस्कस करने वाले हैं आगे। जो एक्यूज होता है किसी भी एक पर्सन से कन्वे, अगर बातें खुद तक रह गई तब कोई डिफेमेशन कॉज नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई पर्सन जाननी चाहिए तभी डिफेमेशन कॉज होती है। अब कोई ना कोई में एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। कल्पना वैसे बोली है वीडियो रिचार्ड और वीडियो क्या वीडियो रुक क्या रही है क्या, मुस्कान, धीरज, आप लोग बताइए, सुचेता, सोनाक्षी। सर वीडियो क्लियर है सर, ऑडियो कभी कभी थोड़ी सी हो जा रही है, पर ठीक है समझ में आ रहा है। शांभवी, बहुत परफेक्ट है, एकदम विजिबल है, वीडियो भी और ऑडियो भी परफेक्ट है। तो परफेक्ट है, ओके ओके, तो ठीक है, यानी नेटवर्क सही है, आप लोग की तरफ भी लगा है नेटवर्क इस पर, जिन जो लिख रहे हैं कि हाँ नेटवर्क रुक के आ रही है, अभी सही है, ओके। तो ये वाला जो एक्सप्लेनेशन था, एक्सप्लेनेशन वन जो था उसके रिगार्डिंग हमने 2-3 चीजें की बात की है, 2-3 चीजों की बात की है। सबसे पहला जो है ये एक्सप्लेनेशन वन बता ही रहा है डिफेमेशन ऑफ डिसीज पर्सन के बारे में, एक डिसीज पर्सन का डिफेमेशन कॉज हो सकता है। फिर है कैसे हो सकता है, अगर उस पर्सन के बारे में कोई इम्प्यूटेशन की जाए, कोई एलिगेशन लगाई जाए, अगर वो जिंदा होता उसके रेपुटेशन को हार्म करता तो मरने के बाद भी माना जाएगा उसके रेपुटेशन को हार्म पहुंच गए, अगर वो जिंदा होता तो उसको हार्म पहुंचता तो मरने के बाद भी मानी जाएगी हार्म पहुंच गए। और किस इंटेंशन के साथ वो स्टेटमेंट मेड की जा रही है, इस इंटेंशन के साथ उसके फैमिली मेंबर को या रिलेटिव को हार्म पहुंचे, क्योंकि वो पर्सन तो मर गया, उसको हार्म पहुंचाने की इंटेंशन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो मर चुका है, तो जाहिर सी बात है उसके कंसिक्वेंसेस कौन झेलेगा, उसके कंसिक्वेंसेस उसके फैमिली मेंबर, उसके रिलेटिव को झेलना पड़ेगा, क्योंकि उनके फैमिली के एक मेंबर जो जिनकी डेथ हो चुकी है उसके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही है। तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन जो है वो राइज हो रही है और केस फाइल किया जा सकता है डिफेमेशन का। इससे क्या पता चलता है, कि बस जिंदे पर्सन का डिफेमेशन नहीं, मरे हुए लोगों का भी डिफेमेशन कॉज हो सकता है। इज इट ओके टू एवरीवन, सबको समझ में आया एक्सप्लेनेशन वन? नेहा गुप्ता बताइए। यस सर, समझ में आ गया। ओके, किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत? इसमें 2-3 पॉइंट ही है कि बस जिंदा रहे अगर हार्म रेपुटेशन का तो मरने के बाद भी मानी जाएगी हार्म हो रही है, और इम्पैक्ट किसको हो रही है, फैमिली मेंबर से रिलेटिव को हो रही है, क्योंकि वो लोग जिंदा हैं, उन लोग के फैमिली मेंबर के बारे में हो रही है, ऐसी बातें इंक्लूड की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कंसिक्वेंसेस फैमिली मेंबर या जो नियर रिलेटिव्स होते हैं उन पे पड़ती है, तो वो लोग जो है केस फाइल कर सकते हैं
किसके लिए? कंपनसेशन के लिए और क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए। ओके, जैसा कि कोई भी पर्सन, जज हो, ये हो, डॉक्टर हो, कोई भी पर्सन जिसके रेपुटेशन को हार्म होने कोई बात है, तो सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन 2 पे हम आते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 देखिए, ये एक्सप्लेनेशन 1 था, अब एक्सप्लेनेशन 2। इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन to make an imputation concerning a company or an association or collection of persons as such। देखिए कह रहा है कि डिफेमेशन जो है, ये बात मैं पहले बता भी चुका हूं कि बस एक इंडिविजुअल की नहीं हो सकती है, किसी कंपनी की भी हो सकती है, एसोसिएशन की हो सकती है, ग्रुप ऑफ पर्संस की भी हो सकती है। ओके, तो ये जो एक्सप्लेनेशन 2 है, एक्सप्लेनेशन जो 2 है वो क्या रिफर कर रहा है? वो बता रहा है कि किसी कंपनी का भी, किसी कंपनी का, किसी एसोसिएशन का या ग्रुप ऑफ पर्सन का, इनका भी डिफेमेशन कॉज हो सकता है। डिफेमेशन जो है किसी कंपनी का हो सकता है, किसी भी एसोसिएशन का हो सकता है, या कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन या पीपल है उनको भी डिफेम किया जा सकता है। कोई कंपनी का भी तो रेपुटेशन होता है ना। मान लीजिए कोई कंपनी कुछ बेच रही है, कोई कंपनी कुछ बेच रही है, उसके बारे में आप एलिज कर देंगे। ये जो कंपनी बिस्किट बनाती है, उस बिस्किट में क्या है? उस बिस्किट में नशीली चीजें मिलाती है। ओके, एडिक्टिव चीजें और इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स का यूज करती है बिस्किट बनाने में, जिससे क्या होगा? लोगों को लत पकड़ेगी, लोगों को एडिक्टेड हो जाएंगे उस बिस्किट से। तो ऐसी अगर एलिगेशन किसी बारे में आई गई, उसका रेपुटेशन को हार्म होगा ना, उसका लॉस ऑफ कस्टमर हो सकता है, उसका जो गुडविल है, उसका जो कंपनी का गुडविल होता है वो डैमेज होगा, लॉस ऑफ कस्टमर्स हो जाएंगे। तो किसी कंपनी का रेपुटेशन को हार्म करने से भी कई तरह की क्षति, उसको इकोनॉमिकल लॉस होगा, गुडविल तो लॉस हो ही रहा है, तो ये सारी क्षति भी पहुंचाई जा सकती है किसी कंपनी का रेपुटेशन को हार्म। कोई एसोसिएशन के बारे में भी, कोई एसोसिएशन है, उसको हम उसको रेपुटेशनल हार्म पहुंचा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको जिस भी फील्ड में होगा उसको क्षति होगी। पीपल के जो माइंड में होता है उसको, उसके रिगार्डिंग परसेप्शन वो बदलेगा, वो इफेक्ट होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन बस यही बताती है कि जो डिफेमेशन है वो किसी एक पर्सन का, किसी एक इंडिविजुअल का ही नहीं, बल्कि कोई ग्रुप ऑफ पर्सन का भी हो सकता है, कोई कंपनी का भी हो सकता है, कोई एसोसिएशन का भी हो सकता है, क्योंकि सबका अपना अपना रेपुटेशन होता है। एक कंपनी का अपना रेपुटेशन होता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन का अपना रेपुटेशन होता है, एक एसोसिएशन का अपना रेपुटेशन होता है। ओके, इज इट क्लियर? एक्सप्लेनेशन 2 इज क्लियर और नॉट? मुस्कान, ओके, ये बातें मैं पहले ही बता चुका था, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है ही इसी के लिए, ये क्लियर करने के लिए कि जो है इंडिविजुअल का ही नहीं बाकी लोगों का भी हो सकता है। जब मैं बता रहा था इंप्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन, उस समय भी मैंने बताया था कंसर्निंग एनी पार्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और कंपनी, एसोसिएशन, एनी, किसी के बारे में भी, लेकिन बस ये पता चलनी चाहिए वो है किसके बारे में। इसकी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी एम्बिगुअस दैट दिस इंप्यूटेशन कंसर्न टू व्हिच, किसके कंसर्निंग है पता ही नहीं चले तो कौन डिफेमेशन का केस फाइल करेगा? ओपनली किसी ओपन स्टेटमेंट को हम नहीं ले सकते हैं। ओपन स्टेटमेंट है, हम नहीं ले सकते हैं कि हाँ ये मेरे ही बारे में है। ओके, आपने देखा होगा राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था मोदी को लेकर के, मोदी सभी मोदी जो होते हैं वो क्या होते हैं? चोर होते हैं, ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट था। तो फिर केस फाइल हुई थी उन पर डिफेमेशन की। जी, चौकीदार तो बोला ही था उन्होंने, लेकिन ये जो मैं केस की बात कर रहा हूँ वो मोदी सरनेम को लेकर के बोला था उन्होंने, जिनके भी सरनेम मोदी है, क्योंकि नीरव मोदी, ललित मोदी, बहुत लोग मोदी वाले हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं ही, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा लिस्ट किया गया कि वो मोदी को एज ए होल रिफर करके वो ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी करना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई ऐसी केसेस उन पे चली हुई थी। तो कम से कम जो भी स्टेटमेंट है ये पता चलनी चाहिए कि वो किसको रिफर कर रहा है। अगर बिल्कुल क्लियर नहीं है ये किसको रिफर किया जा रहा है, तो डिफेमेशन के लिए कॉज ऑफ एक्शन नहीं राइज होती। ओके, चलिए अब हम लोग एक्सप्लेनेशन 3 पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन 3, एक्सप्लेनेशन 1 और 2 हो गया, एक्सप्लेनेशन 1 और 2 हो गया, डिफेमेशन संभवी।
ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 और 2 हो गया है और हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया हुआ है। फिर एक्सप्लेनेशन 3 लिखा हुआ है। 3 देखिए कि एन इम्प्यूटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव। एक्सप्लेनेशन अभी 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब 3 पे आ गए हम लोग। एक्सप्लेनेशन 3 an imputation in the form of an alternative or expressed ironically may amount to defamation। ठीक है, बहुत ही आसान है। किसको पता है इसको क्या कहा जाता है? ये जो इम्प्यूटेशन अल्टरनेटिवली या आयरनिकली बोली जाती है, इसके लिए एक स्पेशल लीगल टर्म है। एनीबॉडी नोज? सर इन्वेंडो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन बोला? इन्वेंडो होता है ना सर? हाँ, रोहित मिश्रा, बहुत बढ़िया। इसको कहा जाता है डिफेमेशन बाय इन्वेंडो। प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि डिफेमेशन बाय इन्वेंडो कहाँ दिया गया है? कहाँ दिया गया है? एक्सप्लेनेशन 3 में दिया हुआ है। 499 के एक्सप्लेनेशन 3 में, या आप कहेंगे 356 के एक्सप्लेनेशन 3 में दिया हुआ है। याद रखें हमेशा, कई बार पूछे गए हैं डिफेमेशन बाय इन्वेंडो, या ऐसे कहेंगे एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ 499 है, वो किस चीज की बात करता है? टॉक्स अबाउट डिफेमेशन बाय इन्वेंडो। डिफेमेशन बाय इन्वेंडो की बात करता है। अब ये क्या होता है वो तो अभी हम पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन इसी को कहा जाता है डिफेमेशन बाय इन्वेंडो। ओके, तो आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, डिफेमेशन बाय इन्वेंडो। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन 3 जो है वो डिफेमेशन बाय इन्वेंडो की बात करता है। इसमें दो चीज की बात की गई है, एक अल्टरनेटिव, एक आयरनिकली। ओके, कह रहा है कि किसी पे हम जो इम्प्यूटेशन लगा रहे हैं, किसी पे जो आरोप लगा रहे हैं, किसी के रिगार्डिंग कोई एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर वो हम इस तरह से लगा रहे हैं कि वो अल्टरनेटिव नेचर का है, या अगर वो आयरनिकली नेचर का है, ठीक है, आयरनी के रूप में, तो उसमें भी डिफेमेशन कॉज होता है। अब अल्टरनेटिव क्या होता है? अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जो मान लीजिए आइदर और लगा के बोल रहे हैं कि आइदर और लगा के बोल रहे हैं, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दिया गया, मान लीजिए किसी को जॉब से निकाल दिया गया है, किसी को जॉब से निकाल दिया गया है, और मैं स्टेटमेंट देता हूं कि इसको जो जॉब से निकाला गया है, या तो उसके मिसकंडक्ट की वजह से निकाला गया है, या तो वो काम करने के लिए कैपेबल नहीं था, वो जो उसकी कैपेसिटी थी वो कम थी, या उसने कुछ गलत किया हुआ है, उसने कुछ मिसकंडक्ट किया हुआ है, उसकी वजह से निकाला गया है। ये जो स्टेटमेंट है, इससे क्या पता चल रहा है? मैं बोलना चाहता हूँ या तो कैपेबल नहीं है, या उसने कुछ गलत किया हुआ है, कुछ ऐसी गलत चीजें की हुई है, मिसकंडक्ट किया हुआ है, जिस वजह से उसको निकाल दिया गया है। इससे कोई जो भी सुनेंगे उनके दिमाग में तो जाएगा ही कि हो सकता है वो उसने कुछ गलत किया गया है। तो मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ कि उसने ये किया हुआ है, बट व्हाटएवर आई एम सेइंग दैट इम्प्लाइज टू पॉसिबिलिटीज, इसने ये गलत भी किया होगा, सही भी किया होगा, लेकिन ध्यान में खींच रहा हूँ उस गलत करने पे। ठीक है, वो जो गलत मैं बता रहा हूँ उससे लोगों का ध्यान जा रहा है, क्योंकि पहले से तो किसी को नहीं पता था कि वो कुछ गलत भी कर सकता है। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि हाँ वो तो ये किया होगा या ये किया होगा, यानी अल्टरनेटिव, मैं अल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि या तो उसने हो सकता है कुछ गलत किया होगा या कुछ सही किया होगा। तो गलत करना मैं क्यों अपने से बता रहा हूँ कि ये काम गलत कर सकता है, तो ये भी डिफेमेटरी हो सकती है। अब ये जो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि क्या सर्कमस्टांसेज है, मैंने क्या बोला हुआ हूँ, जो मेरा स्टेटमेंट है जो अल्टरनेटिव बोल रहा हूँ वो डिफेमेटरी है भी कि नहीं। लेकिन अगर मेरा जो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट में मैं आइदर और लगा रहा हूँ कि उसने जो ये किया होगा या ये किया होगा, वो डिफेमेटरी नेचर का है, उसका एक एटलीस्ट वन जो होता चाहिए, वन ऑफ देम, ये जो आइदर और है, जो स्टेटमेंट बात की जा रही है, एटलीस्ट वन जो होना चाहिए वो डिफेमेटरी नेचर का होना चाहिए। और इस तरह से बोला गया है कि लोग का ध्यान जाएगा कि हाँ ये आइदर और लगाया ही क्यों है, ये भी डिफेमेशन कॉज होती है। इससे भी डिफेमेशन कॉज होती है कि किसी के बारे में मैं एक गलत चीजों का अफवाह फैला रहा हूँ कि वो हो सकता है इस कारण से अपनी नौकरी से निकाला गया। किसी को प्रमोशन मिला, मान लीजिए किसी को प्रमोशन मिला, तो मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि वो बहुत हार्ड मेहनत किया होगा, या जो है
उसने अपने जो सीनियर है उनको ब्राइब दे दिया होगा। ओके, अब जो है ब्राइब की बात मैं क्यों लेकर के आया, बिल्कुल मुस्कान, इनडायरेक्टली की बात हो रही है। इन्वेंडो में इनडायरेक्ट वे से, ये दोनों ही इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट मैं स्टेटमेंट बोल नहीं रहा हूं, लेकिन एक वे में मैं लोगों का ध्यान खींच रहा हूं कि कुछ गलत क्यों है। अब मैं बोल रहा हूं कि या तो इन्होंने मेहनत की होगी, या इन्होंने क्या दिया, घूस दिया, इसलिए इनका प्रमोशन हो गया, इन्होंने ब्राइब दिया हुआ है। अब जो है ये ब्राइब देने वाली जो बातें हैं, जो मैंने बोला हुआ है, एक ऑप्शन मैंने डाला हुआ है, ये डिफेमेटरी नेचर का है। इससे पता चलता है कि हो सकता है वो घूस देके भी प्रमोशन होता है, बाकी लोग का प्रमोशन नहीं हुआ, उसका प्रमोशन हो गया। तो मैं क्या इन्फर करना चाहता हूँ, इनडायरेक्टली मैं बोलना चाहता हूँ कि ये लग रहा है कि घूस दे करके इनका प्रमोशन हो गया, ये भी डिफेमेशन कंस्टिट्यूट करता है। फिर आयरॉनिकली भी है, आयरॉनिकली अब कोई स्टेटमेंट बोली जा रही है, मान लीजिए सार्कास्टिक वे में बोली जा रही है, सार्कास्टिक वे में बोली जा रही है, वो भी क्या करेगा, डिफेमेशन कंस्टिट्यूट करेगा। अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी के बारे में बोल रहा हूं कि ये तो इतने ईमानदार है, कि ये घूस लेते ही नहीं है, ये तो इन्होंने ये काम घूस लेकर नहीं किया हुआ है। ओके, कोई पब्लिक सर्वेंट है, ने कोई काम किया हुआ है, कोई भी रोल परफॉर्म किया हुआ है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ कि ये तो इतने ईमानदार है कि जरूर इन्होंने बिना घूस लिए ये काम किया हुआ है। ओके, इससे मैं बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है ये काम इन्होंने घूस लेकर किया हुआ है। हाँ, किसी डॉक्टर के बारे में बोला जा रहा है, किसी डॉक्टर के बारे में मान लीजिए बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर इतने ईमानदार है कि किसी का बॉडी पार्ट्स को ट्रैफिक नहीं करते हैं, बेचते नहीं है। ये स्टेटमेंट एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट है। मैं सरकास्टिक वे में बोल रहा हूँ कि ये जो है इतने ईमानदार है कि कोई गलत काम नहीं करता अपने प्रोफेशन में। इसमें इन्फर कर रहा हूँ कि हाँ, हो सकता है ये अपना ये ह्यूमन बॉडी का ट्रैफिकिंग करते होंगे। नहीं तो इस वे में मैं क्यों बोलूंगा कि ये इतने ईमानदार हैं, ये डॉक्टर जो इतने अमीर हो गए हैं, इन्होंने बस अच्छे काम किए हुए हैं, किसी का ह्यूमन पार्ट का ट्रैफिकिंग नहीं किया हुआ है। इस तरह से बोलना सार्कास्टिक वे में, ये भी डिफेमेशन को कॉज करता है। समझ में आ रही है ये वाली बात आपको, आयरॉनिकल वे में या सार्कास्टिक वे में बोलना। बिल्कुल मुस्कान, टॉन्ट मारना या ताना मारना, किसी को ताना मारना, टॉन्ट मारना, लेकिन किसी ना किसी इंप्यूट कर रहे हैं। एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो मैं इंफर कर रहा हूँ कि गलत काम किए हुए, ये इलीगल किए हुए हैं, उसके रेपुटेशन को हार्म पहुंचेगी। जिस चीज को लेकर मैं ताना मार रहा हूँ, ताना वो बुरी चीज होनी चाहिए, ऐसी चीज होनी चाहिए जो समाज में उनके खिलाफ रेपुटेशनल हार्म कर दे, उनके रेपुटेशन को हार्म पहुंचाए। जैसे कि जिसको भी जो भी सुनेगा कहेगा हो सकता है ये ह्यूमन बॉडी का ट्रैफिकिंग करता है, तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक करना एक बहुत बड़ा रेपुटेशनल हार्म हो गया। किसी का प्रमोशन हुआ, हम कह रहे हैं कि इन्होंने घूस देकर नहीं किया होगा, पक्का ये बहुत ईमानदार है। ये जो भी सरकास्टिक स्टेटमेंट्स हैं जिनको बोला जाता है, ये भी डिफेमेशन कॉज करते हैं। इसी को कहा जाता है डिफेमेशन बाय इनुएंडो। आइदर वो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट कोई दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि या तो इन्होंने ये किया है या ये किया है, तो एक जिसमें से एक एटलीस्ट होनी चाहिए जो डिफेमेटरी होनी चाहिए, या आयरॉनिकली बोली जा रही है, सरकास्टिक वे में बोली जा रही है, जो कि है डिफेमेटरी होनी चाहिए। डायरेक्टली ना बोल करके, यहाँ पे डायरेक्टली ना बोल करके हम इनडायरेक्टली ध्यान खींच रहे हैं। ऊपर से लग सकता है कि नहीं ये अच्छा बताया जा रहा है, कि नहीं बहुत ईमानदार है। कैसे बोल रहा हूँ कि बहुत ईमानदार है, जरूर ये नहीं चाहिए, तो कहने को बोल रहा हूँ कि बहुत ईमानदार है, तो ऊपर से लग रहा है कि मैं अच्छी बात बोल रहा हूँ, लेकिन जो सरकास्टिक में बोली जा रही है विथ एंगल कि इन्होंने ये गलत काम नहीं किया होगा, वो खुद इन्फर करता है कि लग रहा है इन्होंने ये गलत काम किया हुआ है। तो इनडायरेक्टली जो है, इनडायरेक्टली इंप्यूट किया जाता है, इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड इनुएंडो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्रीति पांडे, ओके। तो आयरॉनिकली भी, तो ये वाला फिल्म्स में बहुत पूछे जाते हैं। आप एक्सप्लेनेशन बस याद रखेंगे कि एक्सप्लेनेशन 3 में ऐसी बात की गई है इनुएंडो की, चाहे पूछ ली जाए सरकास्टिक वे में, आयरॉनिकली, अल्टरनेटिव, ये सारे टर्म इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिवली बोली जाए, आयरॉनिकली बोली जाए, सरकास्टिकली बोली जाए, इनुएंडो, ये सारे एक्सप्रेशन 3 में दिए गए हैं, 499 के या 356 के एक्सप्रेशन 3 में दिए गए हैं। ये सारी फिल्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
ओके, अब हम लोग अगले एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, अगले एक्सप्लेनेशन 4 पे। चलिए एक्सप्लेनेशन 4 देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 4 डायरेक्ट में देखिए, लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन 4, नेहा गुप्ता इज वेटिंग इन द लॉबी। ओके, नो imputation is said to harm a person's reputation unless that imputation directly or indirectly क्या करे, in the estimation of others lowers the moral or intellect। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि नो imputation, स्टार्टिंग से देखिए, नो imputation is said to harm a person's reputation। कोई जो आरोप है तब कब तक नहीं कहा जाएगा कि किसी को हार्म पहुंचाया। कोई जो आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, किसी के रिगार्डिंग कुछ इंप्यूट किया जा रहा है, वो तब तक कहा जाएगा किसी को हार्म नहीं पहुंचाया। कब तक, वही बातें लिखी हुई है, इज सेड टू हार्म ए पर्सन्स रेपुटेशन अनलेस, जब तक कि वो दैट इंप्यूटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो जो इंप्यूटेशन है या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करे। सबका लीव हो जा रहा है क्या? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करे, इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स, दूसरों के, देखिए बार बार कही जा रही है, जो इंप्यूटेशन होती है, जो डिफेमेशन होती है, वो जाहिर सी बात है वो कम्युनिकेट हुई रहनी चाहिए। पहले आप लोग सुन ही लीजिए क्योंकि हर जगह काम आएगा। कम्युनिकेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर डिफेमेशन। कम्युनिकेशन, और किसको कम्युनिकेट होनी चाहिए, एटलीस्ट वन पर्सन, एटलीस्ट वन। डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो है एटलीस्ट पर्सन को कम्युनिकेट हुई रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं किसी के बारे में बस खुद में सोच लूं, लिख भी लूं, चाहे अकेले में बोल लूं और डिफेमेशन कॉज हो गया, या जिस पर्सन के बारे में मैं बोल रहा हूं उसको भी बोल दूं तो डिफेमेशन नहीं कॉज हुआ। किसी पर्सन को मैं चोर बोल दूं, उसको बस, कोई और नहीं सुना, तो क्या ये डिफेमेशन हुआ? मैं किसी डॉक्टर को चोर बोल दूं तो क्या ये डिफेमेशन हुआ, बताइए? संभवी, क्या ये डिफेमेशन हुआ? सर एक बार और बोल देंगे क्या, आवाज थोड़ी फंसी है बीच में। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोलूं किसी डॉक्टर को कि तुम चोर हो, डॉक्टर को बोल दूं अकेले में, तो क्या ये डिफेमेशन कॉज हुआ? अकेले में तो नहीं होगा। ओके ओके, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि किसी को कम्युनिकेट नहीं हुआ, कोई थर्ड पर्सन जो है वो जाना ही नहीं, कोई थर्ड पर्सन नहीं जाए। तो डिफेमेशन क्या होती है, किसी समाज या लोगों के नजर में किसी को डिफेम किया जाता है, बस खुद के नजरों में नहीं किया जाता है। तो समाज यानी होनी चाहिए तो जाने वो डिफेमेटरी वर्ड्स को कि इसके बारे में ये बोली गई है। तो कोई एक्यूज पर्सन चाहे कुछ भी लिख ले, डिफेमेटरी स्टेटमेंट कुछ भी लिख ले, कुछ भी बोल ले अकेले में, डिफेमेशन नहीं कॉज होगा। इवन जो विक्टिम है जिसको हम डिफेम करना चाहते हैं उसको बोल दे, उसको पढ़ा दे, तो भी डिफेमेशन कॉज नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस एटलीस्ट वन अदर पर्सन, कोई एक पर्सन जाने, एक पर्सन एटलीस्ट होनी चाहिए एक्सेप्ट ऑफ द पर्सन टू whom the defamatory word concerned, जिसके बारे में मैं डिफेमेशन कर रहा हूं, उसके अलावा एटलीस्ट एक पर्सन होनी चाहिए जो जाने कि ये लिखी गई है, बोली गई है, ताकि डिफेमेशन कॉज होगा। ये बातें सबको समझ में आई? ज्योति आपको समझ में आई? ज्योति, आर यू लिसनिंग? ओके ओके, तो चलिए अब हम फिर एक्सप्रेशन 4 देखते हैं। एक्सप्रेशन 4 देखते हैं।
नो इम्प्यूटेशन टू हार्म ए पर्सन रेपुटेशन बता चुका हूं मैं। तब तक एक इम्प्यूटेशन किसी को हार्म नहीं पहुंचाती है, किसी के बारे में कोई एक्यूजेशन है तब तक किसी को हार्म नहीं पहुंचाती है, जब तक अनलेस जब तक क्या हो जाए दैट इम्प्यूटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स, किसी और के माइंड में उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर दे, लोड द मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ऑफ अदर, लोड द मोरल कैरेक्टर या इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, किसी के मोरल कैरेक्टर को कम ना कर दे या इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को कम ना कर दे। तो मोरल कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, मतलब कह रहा है कि तब तक नहीं डिफेमेशन होगी जब तक उसके मोरल कैरेक्टर को हार्म ना पहुंचा दे, लोअर ना कर दे, या इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को नहीं उसको लोअर कर दे, हार्म ना पहुंचाए। मान लीजिए किसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि वो पर्सन जो है डिसऑनेस्ट है, कि वो पर्सन जो है वो डिसऑनेस्ट है, या कह दूं मैं अनएथिकल है, ये सब क्या बोल रहा हूँ मैं, उसके मोरल कैरेक्टर को हार्म कर रहा हूँ। उसके किसी को बोल दो कि वो बहुत करप्ट पर्सन है, ये जो पर्सन है बहुत करप्ट है, ये सारे जो टर्म्स हैं, दिस ऑल टर्म्स लोअर्स द मोरल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के मोरल कैरेक्टर को लोअर कर रहा है, उसको कम कर रहा है। मैं उसको ईमानदार से बेईमान बता रहा हूँ, किसी को मैं बेईमान बता रहा हूँ, अनएथिकल बता रहा हूँ, करप्ट बता रहा हूँ, ये सारे जो है बताता है कि ये पर्सन का मोरल कैरेक्टर बहुत गिरा हुआ है, ये पर्सन घूस लेता है, ये पर्सन जो है घूस लेता है, ये खराब मोरालिटी का पर्सन है। ओके, तो बाय दीज वर्ड्स आई एम अफेक्टिंग और एनीवन इज अफेक्टिंग द मोरल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। तो अगर इफेक्ट हो रहा है तो डिफेमेशन कॉज होगा, दिया हुआ अनलेस यानी इनमें से कुछ हो तो डिफेमेशन कॉज होगा, नहीं हो तो नहीं होगा कॉज। या लिखा हुआ इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, किसी के हम इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को कैसे हार्म कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बता दूं कि कोई पर्सन जो है क्या है, इनकम्पिटेंट है, पर्सन को जो नौकरी मिली है, किसी को कोई जज बन जाए और मैं बोल दूं कि पर्सन जज बन गए तो इनकम्पिटेंट है जज बनने, तो मैं क्या उसके इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को हार्म कर रहा हूं। किसी पर्सन को मैं कॉम्पिटेंसी को चैलेंज कर दूं कि पर्सन जो है वो इनकम्पिटेंट है, इससे क्या कर रहा हूं, बोल दूं कि ये तो मूर्ख है, ये काम कैसे कर सकता है। मैं बोलूं किसी पर्सन ये तो मूर्ख आदमी है, ये तो इनकम्पिटेंट है, इससे मैं क्या कर रहा हूं, उसके इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को आई एम लोअरिंग, उसके लोअर कर रहा हूं इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को। ठीक है, तो ये जो होगा वो डिफेमेशन कॉज करेगा। ये जो एक्सप्लेनेशन है बता रहा है कि कब तक डिफेमेशन कॉज नहीं होगा, जब तक इनमें से कोई ना हो जाए। अभी और भी पॉइंट्स है, इनमें से कोई ना हो जाए तब तक डिफेमेशन कॉज नहीं होगा। तो उनमें से कुछ एक ही है, एक था मॉरल कैरेक्टर को ना लोअर कर दे, दूसरा था इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को ना लोअर कर दे। समझ में आया उसका, मॉरल कैरेक्टर इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर। ओके, और क्या लिखा हुआ है, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब में लगा हुआ है, हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अभी हम पढ़े डिफेमेशन बाय इन्यूएंडो, डिफेमेशन बाय इन्यूएंडो में वही तो था, इनडायरेक्टली किसी को इंक्लूड करना, इनडायरेक्टली किसी के रेपुटेशन को हार्म कर रहे हैं। ओके, इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है लोअर द मोरल इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर हो गया, और लोअर द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट और हिज कॉलिंग, यानी कि किसी पर्सन का जो कैरेक्टर है उसको हार्म करे इन रिस्पेक्ट क्या, इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट और कॉलिंग, कैरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट और कॉलिंग, किसी पर्सन के कास्ट या कॉलिंग के बारे में, मतलब जो उसको कहा जाता होगा जनरली, जो उसका प्रोफेशन होता है वही उसका कॉलिंग होता है, उसके बारे में मैं उसको ना, उसके बारे में मैं उसके कैरेक्टर को हार्म पहुंचा दूं। अब फॉर एग्जांपल जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में कास्ट मैटर करता है, तो मैं किसी के स्टैंडिंग को, किसी पर्सन का जो जो, जो उसका स्टैंडिंग होता है, स्टैंडिंग करने का मतलब हो गया कि हर पर्सन का सोसाइटी में अपना अपना एक अस्तित्व होता है, कि रेपुटेशनल स्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, होता है ना, हर पर्सन का सोसाइटी में एक अपना स्टैंडिंग होता है, उसकी पहचान होती है, ये पर्सन इस तरह का है उस तरह का है, उसी पहचान को इफेक्ट करने की बात की जा रही है, उसी पहचान को। तो वही लिख रहा है कि किसी पर्सन के कैरेक्टर को हार्म पहुंचाइए किस रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट विद कास्ट और कॉलिंग। इसका मतलब हो गया जो भी प्रोफेशन, कोई जो भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन से रिलेट कर रहा है उसके बारे में, या उस सोसाइटी में जहाँ कास्ट रेलिवेंस रखती है उस चीज के बारे में भी, उस चीज के बारे में भी उसको इफेक्ट की जाए, उसके कैरेक्टर को इफेक्ट, उसका जो अस्तित्व है समाज में, जो प्रेजेंट अस्तित्व है, स्थिति है समाज में, जिस तरह से लोग उसको देखता होगा, उसको मैं बदल रहा हूँ, उसको मैं लोअर कर रहा हूँ। मतलब अभी तक जिस
जिस लिहाज से देखी जाती थी समाज में उसको, मैं इसको डिमिनिश कर रहा हूँ, मैं इसको घटा रहा हूँ कि अब जो है उसको नीचे नजर से देखी जाएगी। ओके, या प्रोफेशन तो आप सभी समझते हैं। मान लीजिए किसी का जो कोई डॉक्टर है, मैं कह दूं को मैल प्रैक्टिस करता है, कोई जज है, मैं बोल दूं मैल प्रैक्टिस करता है, वो उसका बिहेवियर जो अनएथिकल है, इस तरह से उसका प्रोफेशनल जो कॉलिंग है उसमें मैं उसको इफेक्ट पहुंचा रहा हूँ। तो ये भी देखिए हो रही है कि कोई जो जिस प्रोफेशन से हो या सोसाइटी में जिसकी जो स्टैंडिंग हो, अगर वो ऐसी सोसाइटी है जहाँ कास्ट भी रेलेवेंट है, तो उसका जो उस कास्ट में जो उसका स्टेटस है उसको भी अंडरमाइन किया जा रहा है, उसके कॉलिंग्स को अंडरमाइन किया जा रहा है, उसके प्रोफेशन को किया जा रहा है, जिससे उसको जाता था, जिससे उसे पहचाना जाता था। इंसान अपने काम से पहचानी जाती है। ओके, तो उसको अगर हम अफेक्ट कर रहे हैं, उसको हम डिग्रेड कर रहे हैं लोगों के नजर में, लोगों की नजर में, ये सब है लोगों की नजर में लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स, इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स, लोगों के नजर में, खुद के नजरों में नहीं, या बस विक्टिम के नजरों में नहीं, किसी थर्ड पर्सन के नजर में ये डिग्रेडेशन हो रही है। देन ये भी क्या होगी, ये भी डिफेमेशन कॉज करेगी। और लिखा हुआ है लोअर द क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन, फिर लिखा हुआ है क्रेडिट को लोअर कर रहे हैं। की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, ट्रस्टवर्दीनेस होती है ना, हर पर्सन की अपनी क्रेडिबिलिटी ट्रस्टवर्दीनेस होती है। मान लीजिए कोई, मैं बता दूं कि इससे बिजनेस मत करना, इस पर्सन से बिजनेस मत करना, ये बहुत जो है वो बिल्कुल अनट्रस्टफुल है, अनट्रस्टवर्दी है, इस पर्सन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे क्या होगा, लोग उससे बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसका जो क्रेडिट है समाज में उसको लो कर दिया है, उसकी जो विश्वसनीयता है, किसी पर्सन की अपनी विश्वसनीयता होती है कि कौन कितना ईमानदार है, किसकी क्या स्टेटस है, क्रेडिट है, उसको मैं इफेक्ट कर दूं। तो किसी का क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट करना, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस को इफेक्ट करना, ये भी जो होता है वो भी डिफेमेशन कॉज होता है। इसलिए लिखा हुआ है किसी का क्रेडिट को अंडरमाइन करना, मतलब कि उसकी ट्रस्टवर्दीनेस और क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करना भी डिफेमेशन कॉज होती है। किसी की विश्वसनीयता जो लोगों की नजर में है, मैं बोल दूं कि नहीं ये ईमानदार नहीं है, ये जो है धोखा देता है बार बार लोगों को, तुमको भी बिजनेस कर रहे हो, तुमको भी एक दिन धोखा दे देगा, इस तरह की चीजें जो है गलत तरीके से सब झूठ होनी चाहिए। अगर सच में वो बेईमान होगा, 10 लोग के साथ फ्रॉड कर चुका होगा, आपने किसी को बताया हुआ है, दैट वुड नॉट कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। सब जो बातें हैं झूठ की बात हो रही है, पहले ही मैं बता चुका हूँ, अगर सच प्रूफ कर दिया जाए तो इनमें से कोई डिफेमेशन नहीं है। ठीक है मुस्कान? हाँ, और क्या लिखा हुआ है, और लोअर द क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन, और causes it to be believed that the body of that person is in a loathsome state or in a state of generally considered as disgraceful. ओके, ये आखिरी पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है किसी के मान लीजिए फिजिकल कंडीशन पे हम कमेंट कर रहे हैं, किसी के हम जो फिजिकल कंडीशन है उस पर हम कमेंट करें, कोई पर्सन का, मैं बोल रहा हूँ कि जो है क्या है, लोथसम स्टेट का है या डिसग्रेसफुल है, ये पर कोई बोल रहा हूँ कि ये घिनौना इंसान है, इसको मत, इसके पास मत रहना, मैं जो बोल किसी को बारे में फैला दे रहा हूँ कि इसको जो है कंटेजियस डिजीज है, मतलब फैलने वाली बीमारी है, इसको जो है कुष्ठ रोग है, किसी के बारे में फैला, झूठ का, सब झूठ का होना चाहिए। ठीक है, इसको जो है ये बीमारी कंटेजियस, इससे दूर रहना। मैं क्या कर रहा हूँ, किसी का फिजिकल कंडीशन के बारे में फैला रहा हूँ बात, उससे क्या होगा, लोग उससे दूरी बना के रखेगा, उससे मिलेगा नहीं, उससे बातें नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि घिनौना इंसान है, ये जो है हाईली अनहाइजीनिक है, इतना कि आसपास के रहने वाले लोगों पे भी असर पड़ेगा। किसी के बारे में फिजिकल कंडीशन के बारे में किसी को बोल रहा हूँ, उसको इफेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो है बहुत घिनौना टाइप का है, इसके साथ नहीं रहनी चाहिए, इसको बीमारी है, फैलने वाली बीमारी है, इसको, इस तरह की बातें अगर फैलाई जाए झूठ का, then it also constitute the offense of defamation। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ, उसके फिजिकल कंडीशन पे बस कमेंट कर रहा हूँ। ओके, लेकिन ये भी डिफेमेशन हो जाएगा, क्योंकि इससे भी हार्म होती है, इससे भी रेपुटेशनल हार्म हो रही है, उससे लोग मिलेंगे नहीं, उससे लोग दूरी बनाने लगेंगे, उसको लोग अवॉइड करने लगेंगे ना, उसको नीचे देखने लगेंगे, उसको एक तरह से हीन भावना से देखने लगे, हीन भावना से। ओके, समझ में आया आपको ये वाली बातें? सब कीजिए अगर समझ में आई तो। संभवी सुचेता, ओके, नेहा, यस अग्रवाल आप भी बता दीजिए।
केसी अग्रवाल, कल्पना वैस, ओके। देखिए चारों एक्सप्लेनेशन था, हमने डेफिनेशन भी देख लिया और चारों एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। पहले इलस्ट्रेशन भी तीन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है तीन, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन ए says Jed is a man, he never stole beeswax intending to cause it to believe that Jed did steal beeswax। बताइए किसमें फॉल कर रहा है, ये जो किस एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है, ये जो इलस्ट्रेशन है बोल रहा है कि जेड बहुत ईमानदार व्यक्ति है, वो कभी भी बी का घड़ी नहीं चुरा सकता है, बी का घड़ी कभी नहीं चुरा सकता है। इससे वो क्या इंटेंड कर रहा है कि लोग मान ले कि वही बी का घड़ी चुराया हुआ है। किसकी बात कर रहा है ये? मुस्कान तुम बताओ। मुस्कान, अगर मैं बोल रहा है स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जेड जो है इतना ईमानदार व्यक्ति है कि किसी का घड़ी नहीं चुरा सकता है, इससे क्या उसका इन्फर करना चाहते हैं? इन्फर करना चाहता है कि वही चुराया घड़िया, ठीक है। मुस्कान, तो इनडायरेक्ट एलिगेशन लगाना किस कहा हम लोग पढ़े हैं? किसी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है क्या इनडायरेक्ट एलिगेशन लगाने वाली बात को? बिल्कुल, क्या कहा जाता है इसको? थर्ड एक्सप्लेनेशन इज पॉपुलरली नोन एज व्हाट? हाँ, फिर भी एक वन वर्ड टर्म है उसके लिए, डिफेमेशन बाय, जो मैं बताया हूँ तो पूछी जाती है प्रीलिम्स में वगैरह में। डिफेमेशन बाय क्या कहा जाता है उसको? इनुएंडो, डिफेमेशन बाय इनुएंडो। बहुत बढ़िया कल्पना भाई, कीर्ति मिश्रा भी। तंज, अच्छा। मैं वो एक्चुअली लीगल टर्म पूछ रहा था कीर्ति मिश्रा, बढ़िया है। लेकिन अब समझे बिल्कुल, ये एक्सप्लेनेशन 3 से रिलेट कर रहा है। एक्सप्लेनेशन 3 में हम देखे थे अल्टरनेटिव या आयरोनिकली किसी के बारे में इंप्यूट करने के बारे में दी गई थी, डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली। तो ये जो पहला इलस्ट्रेशन है उससे रिलेट कर रहा है। सबको समझ में आया ना? प्रीति पांडे, ओके ओके। चलिए दूसरा देखिए। तो ये डिफेमेशन कॉज हो गया क्योंकि उसका मतलब यही था कि बताए कि यही चोरी किया होगा। आयरनिकली वो बोला होगा यही चोरी किया होगा, बोल रहा है कि नहीं ये बहुत ईमानदार है, ये तो नहीं चोरी किया होगा। ओके, 10 लोग खड़े हुए हैं, 10 लोग खड़े हुए हैं, पता चले भाई कौन चुरा लिया, कौन चुरा लिया। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ये तो नहीं चुराया होगा, ये बहुत ईमानदार है, ठीक है। ओके, ए बी बोल रहा है ए इज आस्क्ड हु स्टोल्स beeswax। A points to Z, intending to cause it to be believed that Z stole beeswax। This is defamation। ये सब में जो लिखा हुआ है this is defamation until it falls within। जाहिर सी बात है क्यों लिखा हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 10 एक्सेप्शन आगे दिए हुए हैं, 10 एक्सेप्शन। 10 में किसी में भी फॉल हो जाएगा तो वो डिफेमेशन नहीं मानी जाएगी। जिसका मैं बताया हूँ कई बार कि एक उसमें से ट्रूथ है कि सच बोला जाए किसी पर। अगर सचमुच वही चोरी किया होगा तब नहीं होगा डिफेमेशन। तो सच नहीं होना चाहिए। और भी तो 9 एक्सेप्शन है, 10 एक्सेप्शन है, उनमें से कोई नहीं होनी चाहिए, तभी डिफेमेशन होगा। इसलिए लिख भी दिया हुआ है बार बार। तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि पूछा जा रहा है ए से कि कौन चुराया बी का वाच। तो जो जेड की तरफ पॉइंट कर दे रहा है, किस लिए? ताकि सबको यही बिलीव हो कि वही चुराया है। हो गया डिफेमेशन, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन चुराया, मैंने बता दिया वो चुराया हुआ है, जबकि वो चुराया नहीं है। ओके, सी दिया हुआ है ए ड्रॉ द पिक्चर ऑफ जेड रनिंग अवे व्हिच beeswax इंटेंडिंग इट टू बी बिलीव्ड। हमने पहले ही बताया हुआ कि डिफेमेशन जो है वो बस बोल करके लिख करके नहीं, साइन से, विजिबल रिप्रेजेंटेशन से भी हो सकती है, चित्र बना के भी हो सकती है, पिक्चर बना करके। और मैं फोटो बनाया हूँ कि वही उसका वॉच लेके दौड़ के भाग रहा है, ठीक है। यह भी डिफेमेशन हो गया, लेकिन मैंने पिक्चर के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की कि ये पर्सन इसका वॉच चुरा के दौड़ के भाग रहा है। ओके, तो इससे भी लोग जो देखेगा वही पहचान जाएगा कि हाँ इसका वॉच था, वो चुरा के भाग रहा है। तो बिना बोले भी या एग्जैक्टली लिखे भी मैं ये दर्शा रहा हूँ अपनी बातों को, तो ये भी डिफेमेशन कॉज हो जाएगा ना मुस्कान? बिल्कुल, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा स्लैंडर, लाइबल, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, साइन, सबसे डिफेमेशन कॉज होती है। चलिए ये भी हो गया 3। अब एक्सेप्शंस की बात आएगी। एक्सेप्शंस की किसी को कोई प्रॉब्लम है इनमें? डेफिनेशन में, चार्ज एक्सप्लेनेशन में
और इलस्ट्रेशन में, किसी में भी। सबको समझ में आया ये चारों एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन के सारे वर्ड्स और एक्सप्लेनेशन के सारे वर्ड्स। प्रीति मिश्रा, रिचा, चलिए ठीक है, तो हम लोग एक्सेप्शन भी स्टार्ट करते ही हैं। सही चल रहा है ना नेटवर्क? नहीं सर, आप थोड़ी आवाज फंस के आ रही है। आ रही है ना? कभी-कभी। चलिए कोई बात नहीं। वैसे भी एक्सेप्शन बस बाकी है 10 एक्सेप्शन, एक दो नहीं 10 एक्सेप्शन हमें पढ़ने हैं, 10 एक्सेप्शन, देन केस लॉज पढ़ने हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे एक्सेप्शन एंड केस लॉज। तब तक आप लोग ये जो पढ़ाई हो चुकी है वो पढ़िएगा। हालांकि सारे वर्ड्स को मैं बता दिया हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई डाउट आए तो आप लोग पढ़िएगा। और कई लोग को नेटवर्क इशू हो रही है, हमने भी पता नहीं क्या क्या करके ये ज्वाइन किया हुआ है, हो ही नहीं रही थी ज्वाइन। कोई बात नहीं, अब कोई डाउट हो तो पूछिए, आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नेटवर्क इशू कई लोग हो रही है। ओके प्रीति मिश्रा, गुड नाइट।